और आइए एक बहुत दिलचस्प खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। गुजरात चुनाव में आपने विरोधियों को देखा प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हुए। विरोधियों को लेकिन मोदी पसंद है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने मैराथन रैली की, मैराथन रोड शो किए। चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री ने जी जान से मेहनत की गुजरात में, लेकिन विरोधी भी गुजरात में थे, विपक्षी नेता भी गुजरात में। अगली तस्वीर दिखाई जरा, केजरीवाल भी थे गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमले किए, जमकर ऐसे शब्दों का उनके नेताओं ने इस्तेमाल किया जो टेलीविजन पर सुनाया ना जा सके। लेकिन दिल्ली आने के बाद ये प्रधानमंत्री से मिले। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी खड़े और ये अरविंद केजरीवाल खड़े। सोचिए, पीएम पर जमकर हमले करने के बाद जब दिल्ली में मिले तो ऐसे मिले। केजरीवाल ने हाथ जोड़ रखा है, देखिए। यह मुलाकात हो रही है चुनाव के बाद, यानी चुनाव अपनी जगह, पीएम जब मिले तो इस अंदाज में मिले और विरोधियों की गालियां भूलकर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सिर्फ केजरीवाल अकेले नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी पर न जाने क्या क्या प्रहार और हमले किए, और ऐसे हमले जो चुनाव हारने तक की नौबत ना आ जाए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन इन सब हमलों के बावजूद अगली तस्वीर दिखाई जरा। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। ये खड़गे खड़े और ये पीएम मोदी खड़े। जब मिले तो इस तरह से मिले। ये सोचिए, कल की तस्वीरें, कल रात, देर रात की तस्वीरें ये मैं आपको दिखा रहा हूं। दो नेताओं की मुलाकात हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए बाकी नेताओं से अलग है। सियासी प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है और व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह है। मोदी उन गालियों को भूलकर, उन अपमानों को भूलकर, उन अभद्र भाषा को भूलकर जब मिलते हैं तो दोनों हाथ खोलकर मिलते हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। धुआंधार प्रचार, 30 से ज्यादा रैली, 4 बड़े रोड शो, विरोधियों के हमले और मोदी का जवाब। भाई, तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? इतना निर्दय, इतना निर्मम प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप 18 घंटे काम करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, 18 में से 2 घंटे भी अगर आप देश के लिए काम कर लें तो देश में महंगाई और बेरोजगारी जिससे जनता त्रस्त है उससे थोड़ी सी लोगों को निजात मिल जाएगी। चुनाव खत्म, मोदी दिल्ली लौटे और G20 पर विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की। लेकिन चुनावी रैलियों की कड़वाहट और विरोधियों के हमलों को मोदी दिल से नहीं लगाते। यह है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी खुले मन से मुलाकात कर रहे हैं, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हो। गुजरात की रैली में खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से की थी। एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? बस यही मोदी की कला है जो उन्हें बाकियों से जुदा करती है। खड़गे की जुबान कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, लेकिन मोदी इन्हें मन में नहीं रखते। मोदी खड़गे से मिले, दिल खोल कर मिले और दिल खोल कर बातें भी की। बीच में लेफ्ट के नेता डी राजा खड़े और मोदी ने पूरी गर्मजोशी से उनका हाथ पकड़ रखा है। अब जरा अगली तस्वीर देखिए। यह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पीएम मोदी के हाथ में चाय का कप है और केजरीवाल दोनों हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। और यही केजरीवाल गुजरात के चुनाव में मोदी पर आरोप लगा रहे थे कि मोदी 24 घंटे में 18 घंटे केजरीवाल को रोकने के बारे में ही सोचते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप 18 घंटे काम करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, 18 में से 2 घंटे भी अगर आप देश के लिए काम कर लें
तो देश में महंगाई और बेरोजगारी जिससे जनता त्रस्त है उससे थोड़ी सी लोगों को निजात मिल जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद मोदी गुजरात के सियासी हमले एक तरफ कर केजरीवाल से अपनेपन के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनके ठीक बगल में दीदी भी मौजूद है। लेकिन यह तस्वीर और भी दिलचस्प है। मोदी और दीदी की मुलाकात। ममता प्रधानमंत्री मोदी पर कितने ही हमले क्यों ना कर लें, मोदी हमेशा पूरे सम्मान के साथ मिलते हैं और बात करते हैं। वैसे ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को निर्दयी और निर्मम पीएम बता चुकी हैं। इतना निर्दय, इतना निर्मम प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। बड़े और लोकप्रिय नेता की असली पहचान यही है कि वो अपने विरोधियों से कैसे मिलता है, और पीएम मोदी का यही अंदाज सबको उनका मुरीद बना देता है। और आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी के जो सियासी प्रतिद्वंदी हैं, जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ते हैं, जो पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहते हैं। रैलियों की बात अलग है। सबसे पहले देखिए जरा, देश के सबसे लोकप्रिय नेता है पीएम मोदी, इसमें किसी को शक शुबा नहीं होगा। जितनी सीटें लोकसभा में जीती हो या विधानसभाएं चुनाव दर चुनाव जीती हो, ये एक सर्टिफिकेट भी है और रिपोर्ट कार्ड भी है। लगातार दूसरी बार देश के पीएम बने हैं। विपक्षी भी पीएम मोदी का लोहा मानते हैं इस मामले में। जब भी मिलते हैं आदर से मिलते हैं, और शरद पवार के ने कुछ वक्त पहले कहा था वो भी मोदी के मुरीद हैं। शरद पवार ने क्या कहा था, इसे मूव कीजिए आगे। मोदी की कार्यशैली की तारीफ की थी शरद पवार ने। पीएम ने कोई काम अपने हाथ में अगर ले लिया तो हर हाल में इसे पूरा होना तय है, ये शरद पवार के शब्द थे। मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा लोकसभा में पीएम की तारीफ की थी, पीएम ने हमेशा जायज काम किए हैं, ये उनके शब्द थे। हम सब चाहते हैं वो फिर से प्रधानमंत्री बने। अशोक गहलोत ने पिछले दिनों तारीफ की। अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, मूव कीजिए इसे। प्रधानमंत्री को दुनिया भर में सम्मान मिलता है, ये अशोक गहलोत के शब्द थे जो कांग्रेस के सीएम हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़े। पीएम बनने के बाद भी अपनी जड़ें नहीं भूले हैं मोदी। पीएम मोदी ने अपनी असलियत नहीं छिपाई है। फारूक अब्दुल्ला जो ऐसे विरोधी हैं, फारूक अब्दुल्ला भी मोदी के कायल हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा आजादी से पहले देश एक सुई नहीं बना पाता था, आज इतना काबिल है कि दूसरे देश को अनाज बेच रहा है। ये विरोधियों के शब्द हैं। कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं इस मुलाकात की जो विपक्षी नेताओं के साथ हुई पीएम मोदी की है। देखिए, ये लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी, ये डी राजा, लेफ्ट एंड राइट मिल रहे हैं। और देखिए मुलाकात, देखिए जरा बातचीत का तरीका देखिए। पीएम मोदी ने हाथ पकड़ रखा है, पीएम मोदी भी ठहाका लगा रहे हैं, येचुरी भी ठहाका लगाकर हंस रहे हैं। यह बताता है कि क्या मुलाकात हो रही है, कैसी मुलाकात है और क्या कुछ बातचीत हो रही है। अगली तस्वीर दिखाई, एमके स्टालिन को आप देख रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं, डीएमके के नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। विरोधी नेता हैं, उनसे पीएम मोदी की जो मुलाकात हो रही है हंसते मुस्कुराते हुए, ये बहुत कुछ इशारा कर रही है कि पीएम मोदी का व्यक्तित्व कैसा है, विरोधियों से वो कैसे मिलते हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, एकनाथ शिंदे बेशक सीएम है बीजेपी के सपोर्ट से, लेकिन एकनाथ शिंदे की अपनी पार्टी है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, एचडी देवेगौड़ा को आप देख रहे हैं। एचडी देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं तो किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। दोनों थोर विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर है पॉलिटिक्स में। अब अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को आप देख रहे हैं। ये विरोधी नेता जब पीएम से मिलते हैं तो किस अंदाज में खुद पीएम भी होते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पिछले दिनों अशोक गहलोत और पीएम मोदी की भी मुलाकात हुई, तो अशोक गहलोत ने खुद माना, इस बात को कहा कि दुनिया में प्रधानमंत्री का सम्मान है। किस स्तर पर, ये सुनिए जरा। लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीर में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। और आइए, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विरोधियों की, विपक्षियों की
कद्र करते हैं। सियासत अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन निजी दुश्मनी नहीं रखते हैं किसी से। मैं क्यों कह रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शादी में गए थे। मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के बेटे तेज प्रताप की शादी थी और उस मौके पर, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी के साथ हुई थी, उनकी शादी में भी शिरकत करने पहुंचे थे। कोई गिला शिकवा नहीं रखते। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। लालू यादव अस्पताल में भर्ती हैं। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, कल हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज प्रताप खड़े हुए, तेजस्वी खड़े और लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जब उन्हें लाया गया। ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव हैं। उसके बावजूद सिंगापुर फोन लगा दिया लालू की तबीयत जानने के लिए। यही एक बेहतर नेता की खूबी भी है और अच्छाई भी है। हुआ क्या, देखिए जरा। तस्वीर आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। मोदी के बड़े विरोधियों में से लालू प्रसाद यादव भी एक हैं और पीएम मोदी भी लालू की अलग अलग मंचों पर, या ये कहें करप्शन के जो चार्ज हैं उस पर सियासत में कई बार रैलियों में बोलते आपने सुना होगा, लेकिन अक्सर मोदी पर लालू हमला बोलते हैं, ट्वीट के जरिए, बयानों के जरिए। इसके बावजूद मोदी लालू को लेकर फिक्रमंद हैं। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में तेजस्वी को फोन किया, फोन पर तेजस्वी से बात की। पीएम ने फोन पर लालू का हालचाल जाना तेजस्वी से। तेजस्वी ने बताया पीएम को कि लालू जी की हालत ठीक है, फिलहाल लालू प्रसाद यादव को आईसीयू में रखा गया है और सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू को किडनी दी है। सफल ऑपरेशन के बाद आईसीयू में रखा गया है। मोदी ने पहले भी लालू का हालचाल लिया था। आपको याद होगा, एम्स में जिस वक्त लालू प्रसाद यादव एडमिट थे, तब भी तेजस्वी यादव को फोन किया था। तो कितने ही सियासी गिले शिकवे क्यों ना हो, एक दूसरे पर हमला क्यों ना करते रहे हो, लेकिन जब कोई परेशानी में होता है, जब मुलाकात होती है, तो प्रधानमंत्री दिल खोल कर मिलते हैं। और यह तस्वीर भी वही बता रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, 370 को लेकर प्रधानमंत्री से कितनी ही विरोध क्यों ना हो, लेकिन जब मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात का अंदाज देखिए। 4 महीने पुरानी तस्वीर है ये। जब मिल रहे हैं तो बता रहे हैं, पता लग रहा है कि वो सारी चीजें सियासी हैं, लेकिन ये मुलाकात अलग है और जुदा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये पीएम की आप देख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल बैठी हुई नजर आ रही है आपको। राष्ट्रपति भवन का ये दरबार हॉल आप देख रहे हैं और उनका रुमाल गिर गया, देख रहे हैं आप। उनका रुमाल गिर गया तो प्रधानमंत्री खुद झुके और उठाकर उनका रुमाल दिया। ये संस्कार प्रधानमंत्री के, ये बाकी नेताओं में भी हो सकते हैं, लेकिन यही प्रधानमंत्री को अलग बनाते हैं बाकी नेताओं से। कुछ अलग करेंगे तभी आप अलग नजर आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल थी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री की तारीफ करने वाले, सोचिए विरोधी भी अगर मोदी से ये कहे कि आप पीएम बने, तो इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। मुलायम सिंह यादव के कान में, मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री के कान में कुछ कहा था। यह तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल थी। जानते हैं प्रधानमंत्री ने भी बताया क्या कान में कहा कि फिर से प्रधानमंत्री बने। सुनिए जरा खुद, जिस वक्त मुलायम सिंह यादव थे इस दुनिया में, उस वक्त संसद में उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। और आइए अब एक बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कि आखिर कौन सी वो चीज है जो प्रधानमंत्री को सर्वश्रेष्ठ नेता बनाती है। कौन सी वो चीज है जो प्रधानमंत्री को दूसरे नेताओं से अलग करती है। ये बहुत खास ग्राफिक्स है जो आप प्रधानमंत्री से तुलनात्मक तौर पर भी पढ़कर सुनकर समझ पाएंगे कि किसी नेता में कौन सी खासियत होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ नेताओं में खास गुण होते हैं। कोई भी नेता ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाता। देश में बहुत से नेता आए और चले गए, कितने याद हैं और कितने याद किए जाएंगे, वो उनके आज के प्रधानमंत्री रहने के दौरान या जिम्मेदारी मिलने के दौरान जो काम है उससे उन्हें याद किया जाएगा। विरोधी प्रधानमंत्री के मुरीद हैं, उसके बावजूद चाणक्य ने काबिल नेताओं पर लिखा है। क्या लिखा है? काबिल नेताओं की खूबियां बताई हैं चाणक्य ने। उन खूबियों में पहली खूबी क्या है कि साहसी और निर्णय लेने में सक्षम हो। पीएम मोदी ने कई साहसी निर्णय लिए हैं। उनमें शुमार यह है कि धारा 370 को हटाने का फैसला उन्हीं डिसीजंस में शुमार है। नोटबंदी जैसा निर्णय, जीएसटी लागू करने का फैसला,
पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पाक में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो, ट्रिपल तलाक कानून को लागू कराना हो, साथ ही साथ दूसरी खूबी कर्म ही पूजा, अपने काम को ही हमेशा प्राथमिकता दी है। कर्म ही व्यक्ति का भाग्य तय करता है, यह चाणक्य के शब्द से पीएम मोदी रोज 18 घंटे काम करते हैं। इसके अलावा लगातार एक्शन मोड में रहते हैं। सोचिए 24 की तैयारी शुरू कर चुके हैं। गुजरात चुनाव में ही 38 चुनावी सभाएं की हैं। 182 में से 100 सीटों को कवर किया है। चुनाव के दौरान 4 बड़े रोड शो किए हैं। आगे बढ़कर नेतृत्व करने की क्षमता भी उस नेता में होनी चाहिए। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री ने किस तरह से कमान संभाली पूरा देश जानता है। देश के साथ दुनिया में भी वैक्सीन भेजी पीएम मोदी ने। प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाला वो नेता होना चाहिए। ग्लोबल रेटिंग में नंबर 1 है पीएम मोदी। और साहसी व्यक्ति कभी धैर्य नहीं खोता। चाणक्य का कहना है कि वो नेता धैर्य वाला भी हो, सहनशील हो, हर चैलेंज के लिए तैयार रहता है वो नेता। ऐसे लोगों के दुश्मन भी मुरीद बन जाते हैं। यही पीएम मोदी की खासियत है। पीएम मोदी में ये सारी खूबियां मौजूद हैं जो दुश्मन को भी उनका मुरीद बना देती हैं, प्रशंसक बना देती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ के राज में, यानी आज 6 दिसंबर को कुछ बड़ा हो सकता था जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा होता। तो योगी मतलब न दंगा न अपराध। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आज 6 दिसंबर की तारीख थी। पूरी तैयारी थी कि योगी राज में माहौल खराब कर दिया जाए, कानून व्यवस्था खराब कर दी जाए, लॉ एंड ऑर्डर पर प्रहार किया जाए। लेकिन योगी उत्तर प्रदेश में इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। अगली तस्वीर दिखाई। ये जो आप देख रहे हैं मथुरा में कृष्ण मंदिर और ये ईदगाह मस्जिद। तैयारी ये थी कि ईदगाह मस्जिद में कुछ संगठनों की घुसने की, अंदर जाने की तैयारी थी। आज 6 दिसंबर के दिन योगी को लगा इससे माहौल खराब हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। तो पूरे मथुरा में, ये देख रहे हैं आप, पूरे मथुरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। ये देखिए जरा, योगी की पुलिस आपको नजर आ रही है। पूरे मथुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी इस तरह, और हालात ये थे कि सुबह होते ही हर जगह पुलिस नजर आ रही थी। मथुरा की तस्वीर है। मथुरा में कोई हरकत ना। अगली तस्वीर दिखाई। हरकत की हुई भी, ये देख रहे हैं आप, घुसने की कोशिश हो रही थी लेकिन यूपी पुलिस ने फौरन रोका। इसीलिए योगी ने पहले से पुलिस तैनात कर दी थी और इतनी सिक्योरिटी थी कि परिंदा भी पर न पार सके। योगी की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। मथुरा की यह स्थिति थी। रिपोर्ट देखिए जरा। पूरा एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी कितनी भारी तादाद में यहाँ पर तैनात। 6 दिसंबर को योगी राज में उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की तैयारी थी। हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को ही शाही ईदगाह में जाने का ऐलान किया, लेकिन योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में कोई माहौल खराब नहीं कर सकता। 6 दिसंबर को सूरज निकलते ही मथुरा के चप्पे चप्पे पर योगी की पुलिस मौजूद थी। डंडा बंदूक के साथ योगी की पुलिस निगरानी कर रही थी। पीएसी खुफिया विभाग के साथ राज्य की तमाम एजेंसियों को योगी ने अलर्ट कर दिया था। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए 6 दिसंबर की तारीख है, बेहद खास है। आज पूरा एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी कितनी भारी तादाद में यहाँ पर तैनात है। बैरिकेड्स हैं, उसके बाद थोड़ा जगह छोड़ा हुआ है, लेकिन लगातार जगह जगह जो है पुलिसकर्मी की मुस्तैदी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा एसएसपी, एसपी, डीएम हम देखें तो हर तरीके से लगातार माहौल ऐसा बना हुआ है कि कहीं से भी जरा सी चूक ना हो, इलाके की फिजा खराब ना हो। योगी ने साफ कर दिया, चाहे कोई भी हो, अगर यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो दंड तगड़ा मिलेगा। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर तैयारी क्या थी, क्या होने वाला था। आज सुबह 6 दिसंबर को यूपी में क्या हो सकता था। तैयारी यह थी, मथुरा में बवाल होने की पूरी आशंका थी। हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद में जाने का ऐलान किया था। कहा शाही ईदगाह में जलाभिषेक करेंगे हम जाकर। 6 दिसंबर को रुद्राभिषेक किया जाएगा, यानी आज के दिन मंदिर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा हम स्थापित करेंगे। मस्जिद में जाकर अगर रोकने की कोशिश की तो हम आत्मदाह करेंगे। शुद्धिकरण के लिए काशी और संगम से पवित्र जल लाए और पवित्र जल से शाही मस्जिद का शुद्धिकरण करेंगे अंदर जाकर। इसके बाद
लड्डू गोपाल की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। महासभा की बयानबाजी के बाद से पुलिस अलर्ट पर थी योगी की पुलिस का एक्शन मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हिंदू सभा के नेता और क्या कुछ कह रहे हैं यूपी की पुलिस। उससे पहले आपको सुनाएं क्या कुछ कह रहे हैं योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य। मथुरा प्रशासन के अधिकारियों को हो क्या क्या है, जबकि आदरणीय योगी जी का तो साफ संदेश है कि मथुरा में कोई भी कृष्ण भक्त मथुरा जन्मभूमि पर जाएंगे तो उन पर पुष्प वर्षा होगी, और ये मुकदमों की वर्षा कर रहे हैं कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर हम हनुमान चालीसा नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? नहीं, अपना मंदिरों में जाकर के या अपने घर में बैठ करके कोई पाठ करता है, श्री हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या कुछ भी करता है वो करे, वही सबके लिए लागू होता है। और आप भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ना चाहें तो मेरे कमरे में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर आ जाए, मेरे कमरे में पढ़े। लेकिन योगी ने क्या किया ये देखिए, धारा 144 लगा दी, फोर्स तैनात कर दी। ये देख रहे हैं मथुरा की सुबह की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स चप्पे चप्पे पर, मथुरा की गली गली, चौराहे पर, चौक पर, हर जगह खड़ी थी। ये देख रहे हैं आप, हाथ में डंडे हैं इनके, जिससे कोई भी कानून व्यवस्था की समस्या ना खड़ी हो, इसकी तैयारी कर ली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ड्रोन लगाए गए थे, कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी गली से निकल कर ना आ जाए, इसलिए पूरी मॉनिटरिंग इस ड्रोन के जरिए की जा रही थी मथुरा के अंदर। ये आज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तैयारी थी। देखिए जरा, योगी को आहट थी कि आज 6 दिसंबर का दिन है और 6 दिसंबर के दिन कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके बाद ये शासन प्रशासन के लिए चुनौती बन सकता था। तो योगी ने तैयारी क्या की वो देखिए। तैयारी ये थी कि शाही ईदगाह क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई, 2 सुपर जोन और 4 जोन में इसे बांट दिया गया। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। सीसीटीवी से इलाके की निगरानी की गई, ड्रोन के जरिए पुलिस ने नजर रखी और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। चेतावनी देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। हिंदू मुस्लिम संगठनों को नोटिस दिया गया कि कोई भी असामाजिक तत्व हरकत न करे। कोई हिंदू संगठन के नेता नजरबंद कर दिए गए। सुरक्षा के लिए 2 कंपनी पीएसी तैनात की गई। टीयर गैस के साथ सुरक्षाकर्मी मोर्चे पर थे और बम निरोधक दस्ता भी अलर्ट पर रहा। फायर ब्रिगेड की टीम भी पूरी तरह से सतर्क थी। 4 एसपी को मथुरा की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया। 12 सीओ और 45 एसएचओ निगरानी कर रहे थे। 145 एसआई और 450 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 60 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। यह थी योगी की तैयारी। आइए अब आपको दिखाते हैं लेकिन इस तैयारी के बावजूद हुआ क्या। कुछ लोग आए, ये आप देख रहे हैं, इनको जो देख रहे हैं ये कावड़ में लड्डू गोपाल को आप देख रहे हैं, लड्डू गोपाल को लेकर आए और शाही ईदगाह में जाने की, शाही ईदगाह मस्जिद में जाने की तैयारी थी। लेकिन अगली तस्वीर दिखाई जरा, योगी की पुलिस मौजूद थी। योगी पुलिस ने इनको रोका, रोकने के बाद हिरासत में लिया। ये देख रहे हैं, अपनी गाड़ी में बिठाया कि कोई भी हालत खराब ना हो, मथुरा में स्थिति तनावपूर्ण ना हो, इसलिए फौरन एक्शन लिया। अब इस शख्स को सुनिए जो शाही ईदगाह मस्जिद में जाने के लिए कह रहा था और जिद कर रहा था कि अंदर जाकर मैं जलाभिषेक रुद्राभिषेक करूंगा। सुनिए सर। कहाँ जाना चाहते हो आप? बताए क्या क्या करना चाहते हैं? हम लड्डू गोपाल पे अपना अभिषेक करना चाहते हैं। हम अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक करना है। अयोध्या, प्रयागराज और सोरों पवित्र जल लेके आए हम। क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ जल चढ़ाना है? जन्मभूमि पे। हाँ, ईदगाह पे भी जल चढ़ाना चाहते हो आप लोग? हाँ, उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम लोग। तो आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं यूपी की पुलिस क्या कह रही है, एसएसपी क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक और हमारे सादे वस्त्रों में हमारी अभिसूचना की जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि धारा 144 लगी हुई है, ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिए जाए जिनकी पूर्व से अनुमति नहीं है। साथ ही साथ इसमें कई लोगों के तरफ से कुछ इनपुट थी जो गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें से कई लोगों को हम लोगों ने नजरबंद रखा है। अब आपको बताता हूं किस तरह से मथुरा में सुरक्षा थी। सुरक्षा इतनी थी
कि योगी की पुलिस मस्जिद के बाहर लगी थी, लोग सुरक्षा के साथ, हिफाजत के साथ नमाज पढ़कर भी बाहर निकले पूरी सिक्योरिटी के दौरान। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विवाद क्या है? आखिर मस्जिद और मंदिर को लेकर क्या मसला है, जो मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसको लेकर हिंदू महासभा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शाही ईदगाह मस्जिद में जाने की जिद कर रहे थे। देखिए, विवाद है ये कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का यह विवाद है। यहां भी मंदिर और मस्जिद साथ साथ हैं। ये जो आप देख रहे हैं, अगल बगल मंदिर और मस्जिद है। मस्जिद को शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं। ये मस्जिद का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो है, और वो मंदिर है। मस्जिद को लेकर हिंदू समाज को एतराज है। हिंदू समाज इसे श्री कृष्ण जन्मस्थली कहता है, जहां पहले कंस का कारागार हुआ करता था। उनका कहना है कि यहीं पर कंस का कारागार था। 1968 में मंदिर मस्जिद पर एक समझौता हुआ। 1968 में मंदिर मस्जिद साथ साथ रहने का समझौता था कि भाई ऐसे साथ साथ रहेगा। 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि को दे दी गई और 2.5 एकड़ भूमि शाही ईदगाह मस्जिद को मिली। समझौता रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर हुआ और हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद जो है वो जन्म स्थान पर बनी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे इनकार करता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है 1991 एक्ट का वो हवाला देते हैं और जिसमें 1947 के बाद यथास्थिति बनाए रखने का जिक्र किया जाता है। हिंदू पक्ष का कहना है शाही ईदगाह मस्जिद जरूर बनी है, लेकिन यही कंस का कारागार था और श्री कृष्ण का जो जन्म था वो कारागार में हुआ था, इसलिए वही जन्मस्थली है। आइए, लेकिन आज योगी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को संभाला है, योगी ने विधानसभा में भी इस बात का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ आज यूपी की विधानसभा में बोले और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में न दंगा हुआ है और अपराध को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया है। जरा सुनिए। बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश को कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल देश को दे करके उसको देश के सामने एक नजीर बनवाया। उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश ने साबित किया और आज देश के अंदर कहीं भी हम जाते हैं लोग इस बात की चर्चा करते हैं। आज हर तबका इस बात को स्वीकार करता है। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। क्या योगी आदित्यनाथ हवा में इस बात को कह रहे हैं या जमीन पर यह हकीकत भी है? आपको बताने जा रहा हूं खास आंकड़ों के साथ उत्तर प्रदेश में दंगों की स्थिति क्या है। ये सारे मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, अशोक गहलोत और इधर योगी हैं। और 2021 के आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 2021 में देखिए, यूपी में सिर्फ एक दंगा हुआ 2021 में। झारखंड की बात करिए जरा, झारखंड में 100 दंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जिस वक्त 2021 में सीएम थे महाराष्ट्र के, 77 दंगे। बिहार में नीतीश कुमार के राज में 51 दंगे हुए। राजस्थान में 22 दंगे हुए कांग्रेस की सरकार में। तो कांग्रेस की सरकार हो, नीतीश यानी आरजेडी की सरकार हो और नीतीश की सरकार हो, एमवीए महाविकास अघाड़ी की सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो, दंगों में हालत देखिए। योगी राज में एक दंगा। यही प्रमाण पत्र है, यही रिजल्ट है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। जब शासक मजबूत होता है तो कानून व्यवस्था ऐसी ही होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि भारत जो हथियार बना रहा है, चीन उससे परेशान हो रहा है, क्योंकि भारत की अग्नि से ड्रैगन भी डर गया है। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, भारत लगातार बहुत तेजी से हथियारों का निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कई बार कह चुके हैं। एक बहुत घातक मिसाइल जो भारत ने बताई है, उससे जिनपिंग बहुत परेशान है। तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं, ये अग्नि मिसाइल है भारत की, और ये जो अग्नि मिसाइल है ये चीन को सोने नहीं दे रही। इस मिसाइल की ताकत मैं आगे बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अग्नि 5 का परीक्षण होना है और चीन की नजर है इस परीक्षण पर कि कब भारत करेगा और मैं इसकी जासूसी कर लूं। चीन ने एक शिप भेजा है, ये वो खास शिप है जो जासूसी के लिए भेजा गया है कि मिसाइल की खासियत की। ये सब ऊपर जो आप देख रहे हैं तामझाम, ये वो उपकरण है जो जासूसी में माहिर है।
भारत के समंदर में भेज दिया गया नजदीक, और ये मिसाइल के टेस्ट होते ही पूरी जासूसी कर लेगा। चीन की इस पर नजर है। रिपोर्ट देखिए जरा। मोदी के मिसाइल प्लान से घबराया चीन, जासूसी पर उतर आया। भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल के टेस्ट का ऐलान किया। चीन के पसीने छूट गए। अग्नि 5 ने अभी उड़ान भी नहीं भरी है, उससे पहले ही परेशान चीन साजिश और शरारत पर उतर आया है। उसे डर सता रहा है कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ तो पूरा चीन भारत की इस मिसाइल की जद में आ जाएगा। इसलिए भारत ने हिंद महासागर में 5,500 किलोमीटर की मिसाइल टेस्ट का नोटिस जारी कर दिया है। तो चीन ने अपना एक जासूसी जहाज हिंद महासागर की ओर मोड़ दिया। चीन के इस जहाज का नाम युआन वांग 5 है। इसे दुनिया का महाशक्तिशाली जहाज भी कहा जाता है। चीन का तीसरी पीढ़ी का यह शिप स्पेस क्राफ्ट की निगरानी में माहिर है। इस जहाज में शक्तिशाली एंटीने लगे हैं जो लंबी दूरी तक निगरानी करने में मदद करते हैं। पिछले साल यह जहाज 256 दिनों तक समंदर में रहा। प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन शोध के नाम पर शिप से जासूसी करता है। और इस बार यह जहाज भारत की समुद्री सीमा की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मकसद है भारत के मिसाइल प्लान पर नजर रखना। लेकिन भारत भी चौकन्ना है और समंदर से लेकर आसमान तक ड्रैगन की हर चाल पर उसकी नजर है। तो आइए अब आपको बताएं, इस मिसाइल का परीक्षण होना है, लेकिन चीन परेशान है, पाकिस्तान परेशान है। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि इसकी जो रेंज है वो पाकिस्तान और चीन को खत्म कर देगी। ये आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहली रेंज है इसकी, दिल्ली से मारेगा उरुमकी में गिरेगी। दूसरी चेंगदू में गिरेगी, 2600 किलोमीटर की रेंज है। तीसरा बीजिंग में 3797 किलोमीटर की रेंज पर गिरेगी जाकर। गुआंगझू में 3646 किलोमीटर जाकर गिरेगी, क्योंकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा की। शंघाई 4246 किलोमीटर। पूरा चीन रडार पर होगा इस अग्नि 5 के। पाकिस्तान का हाल देखिए जरा। दिल्ली से दागी जाएगी, 428 किलोमीटर लाहौर में जाकर गिरेगी। दिल्ली से दागेंगे इस्लामाबाद, 680 किलोमीटर पर जाकर गिरेगी। दिल्ली से दागेंगे तो 804 किलोमीटर जाकर पेशावर में गिरेगी। और कोयटा में, जो कि 1002 किलोमीटर है, पूरा पाकिस्तान भी इस मिसाइल के दायरे में होगा। कराची 1081 किलोमीटर। जब दिल्ली से दागेंगे तब, बॉर्डर से दागेंगे तो और दूरी कम हो जाएगी। तो यह है इसकी खासियत। इसीलिए चीन परेशान है, पाकिस्तान परेशान है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज साहब जुड़ रहे हैं। सिवाज साहब बताइए जरा, आखिर ड्रैगन क्यों परेशान है? नींद नहीं आ रही है, जासूसी कर रहे हैं अग्नि 5 का, क्या खासियत है? हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की जो मिसाइल की सक्सेस स्टोरी है वो काबिल तारीफ है। भारत ने इंडिजिनस मिसाइलें बहुत बनाई हैं, जिस प्रकार से पृथ्वी है, अग्नि है, और जिस प्रकार से अग्नि मिसाइलों में इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल है, अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3। और अभी अग्नि 3 का 22 नवंबर को थर्ड जो है एक बार ट्रायल किया गया था और बहुत सक्सेसफुल हुआ था, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, जो कि न्यूक्लियर वार हेड कैरी कर सकता है। और इससे एक महीने पहले जो अग्नि प्राइम है, जो कि एक बहुत ही आधुनिक मिसाइल है, उसका भी टेस्ट किया गया था, जिसकी रेंज 1000 और 2000 किलोमीटर तक है, और जो कि एक बड़ी रोबस्ट मिसाइल है, जो कि रेल या रोड के ट्रक से भी फायर किया जा सकता है। शुक्रिया सिवाज साहब। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं इस मिसाइल की खासियत क्या है, जो पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इसकी खासियत देखिए जरा। खासियत यह है अग्नि 5 की कि सबसे खतरनाक मिसाइल है अग्नि 5। ये आपके सामने आ रही है। मारक क्षमता इसकी 5500 किलोमीटर है। चीन भी रडार पर, पाकिस्तान भी दायरे में, बड़े बड़े मुल्क इसके दायरे में। अग्नि सीरीज की एडवांस मिसाइल है ये। इसका वजन 50,000 किलोग्राम है। स्पीड इसकी 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 17.5 मीटर है। न्यूक्लियर वॉरहेड
1500 किलो ले जा सकता है, यानी अपने साथ परमाणु जो ले जा सकता है। आगे जो आप देख रहे हैं रेड कलर का जो कोनिकल आपको नजर आ रहा है, ये 1500 किलो ले जा सकता है। पूरा चीन अग्नि 5 की जद में है। अग्नि 5 के अब तक के 8 टेस्ट हो चुके हैं। रात में भी इसका परीक्षण किया जा चुका है, क्योंकि रात के वक्त, जंग के दौरान रात के वक्त अगर इसे दागना हो तो भी कामयाब परीक्षण हुआ है। और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल करने की इसे तैयारी है। मेक इन इंडिया की मजबूत मिसाल है अग्नि 5। भारत में निर्मित है, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है, यह सबसे बड़ी ताकत है। आइए अब आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि भारत को आगे बढ़ाना है तो अपने पैरों पर खड़ा करना होगा, और पैरों पर खड़ा करने के लिए जरूरी है आत्मनिर्भर होना। एक तरफ अग्नि 5 जैसी खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण भारत कर रहा है, तो दूसरी तरफ हथियारों के बाजार में भी भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा। कुछ सालों पहले तक जो भारत हथियारों का बड़ा खरीदार था, वो अब दुनिया भर के मुल्कों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा। पीएम मोदी के विजन से हथियारों के मार्केट में मेक इन इंडिया का सिक्का जम रहा है। 75 देश, जी हां, 75 देश आज की तारीख में भारत से हथियार खरीद रहे हैं। सुनिए जरा, पीएम मोदी ने खुद इस बात को स्वीकारा था। आर्टिलरी गन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, फ्रिगेट हो, सबमरीन हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, ऐसे अनेक साजो सामान आज भारत में ही बन रहे हैं। हथियारों के सबसे बड़े बाजार पर अब भी अमेरिका का कब्जा है, यानी अमेरिका हथियार निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। लेकिन अमेरिकी कंपनियां सालों से वेपन सेक्टर में सबसे आगे हैं। हथियारों के बाजार में अमेरिका की बादशाहत को चीन इस वक्त कड़ी चुनौती दे रहा है। जिनपिंग लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहे हैं। आर्मी डे जैसे कार्यक्रम के जरिए चीन अपनी ताकत की नुमाइश करता है। अब आपको दिखाता हूं, जरा ताकत देखिए। प्रधानमंत्री मोदी बेवजह नहीं कह रहे हैं कि हथियारों को भारत को ऐसे बनाना है कि दुनिया खरीदे। हथियारों का जरा मार्केट में आपको दिखाने जा रहा हूं। पूरा बाजार देखिए और उस बाजार में देखिए किसकी कितनी हिस्सेदारी है। ये आप देख रहे हैं हथियार, ये तो छोटे हथियार हैं, लेकिन ये और बड़े बड़े हथियार बेचते हैं। दुनिया भर में 7वीं बार हथियारों की बिक्री हो रही है। 2021 में 592 अरब डॉलर के हथियार बेचे गए। 592 अरब डॉलर। हथियारों की ग्लोबल बिक्री में 2% का इजाफा हुआ है। देश हथियार खरीद रहे हैं, पैसा झोंक कर हथियार खरीद रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। पूरी दुनिया को हथियार की जरूरत है। अमेरिकी हथियारों की बिक्री पहले से कम जरूर हुई है। हथियार बाजार पर अब भी अमेरिका का दबदबा है। देखिए जरा, अमेरिका ने कितने के हथियार बेचे। 299 अरब डॉलर के हथियार अमेरिका ने बेच दिए। 299 अरब डॉलर। 100 टॉप हथियार कंपनियों में 40 अमेरिका की हैं। 100 में 40 अमेरिका की। हथियारों की बिक्री के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है। सोचिए कितना बड़ा धंधा है ये। चीन ने 109 अरब डॉलर के हथियार बेचे, यानी अमेरिका लगभग 290 अरब डॉलर और चीन 109 अरब डॉलर। पिछले साल के मुकाबले चीन ने 6.3% ज्यादा हथियार बेचे हैं। दुनिया की 100 टॉप हथियार कंपनियों में 8 चीन की हैं। सोचिए, 8 चीन की और 40 अमेरिका की। अब आप समझ सकते हैं इस धंधे में कितना फायदा है। और यह धंधा दरअसल डर का, खौफ का, जंग का धंधा है जो हमेशा चलता रहेगा इसी तरह दुनिया में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है जो दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई। दिल्ली जिसमें लहूलुहान हुआ। ताहिर के टारगेट पर हिंदू थे। ताहिर हुसैन दंगों के आरोपी हैं। ये दिल्ली दंगों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 25 फरवरी 2020 की अगली तस्वीर दिखाइए। ये पत्थर चले, ये आग लगी, ये तस्वीरें सभी के जहन में ताजा होंगी। इसमें ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई। अब जो सच सामने आ रहा है वो डराने वाला है कि ताहिर हुसैन के टारगेट पर हिंदू थे। छत को, ये ताहिर हुसैन की छत आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आपने सबसे ज्यादा देखी होगी दिल्ली दंगों के बाद। ये है ताहिर हुसैन। आइए अब आपको बताएं, ताहिर हुसैन पर आरोप तय हुए। ताहिर हुसैन पर जो आरोप तय हुए हैं, उन आरोपों में बताया गया कि ताहिर हुसैन की तैयारी थी क्या। देखिए जरा, दिल्ली दंगे में भड़काने का आरोप लगाया ताहिर पर। ताहिर हुसैन समेत 10 अन्य पर आरोप है।
आईपीसी की धारा 147, 148, 153 के तहत आरोप दर्ज हुए। इन धाराओं में 5 से 7 साल तक की सजा है। दंगे को लेकर चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि हिंदुओं को टारगेट पर रखा था और हिंसा इसीलिए की गई। भीड़ हिंदुओं की जान लेने पर आमादा थी। आरोपी भीड़ के इरादों से बेखबर नहीं थे और हिंदुओं को सबक सिखाना चाहते थे। ये आरोपी माहौल खराब करना चाहते थे। यह ताहिर हुसैन के जहन में था। दंगे के लिए ताहिर के घर का बाकायदा इस्तेमाल किया गया। ताहिर के घर जमा भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, यानी भीड़ पहले से मौजूद थी। जान बचाने के लिए पुलिस को पीछे हटना पड़ा और आरोपियों ने वाहनों और संपत्ति में आग लगा दी। सीए और एनआरसी के विरोध में यह दंगे की साजिश थी। दंगाइयों ने दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया था। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद हुसैन और राशिद अल्वी। अनुराग ठाकुर दिल्ली के एक मेंबर पार्लियामेंट और एक एक्स एमएलए का नाम लिया था कि इनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? दिल्ली पुलिस का एटीट्यूड डिस्क्रिमिनेटरी रहा है दिल्ली राइट के अंदर, और पुलिस जिन केसेस को लेकर अदालत तक पहुंची है, अदालत ने उस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। आज साबित हो गया है फिर से एक बार कि दिल्ली के दंगे ये सहयोग नहीं, ये वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग था। ये स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड था, ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज था, और इसके पीछे मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था और क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था कि हिंदुओं को टारगेट किया जाए। जिस प्रकार से अंकित शर्मा की भी हत्या की गई, परंतु ताहिर हुसैन के बचाव में एक पूरी इकोसिस्टम खड़ी हो गई और उसमें आम आदमी पार्टी के लोगों ने, खासकर अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों ने केजरीवाल जी के इशारे पर यह कहा कि ताहिर हुसैन को प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। आज आम आदमी पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। तो शहजाद पूनावाला को सुन रहे थे, वो सीधा सवाल कर रहे हैं। जो नेता ताहिर हुसैन के हक में खड़े थे, शहजाद पूनावाला कर रहे हैं, उन्हें आज माफी मांगनी चाहिए आरोप तय होने के बाद। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलते हैं। तानाशाह के देश में फिल्म देखने पर, सोचिए जरा, फिल्म देखी तो सजाए मौत, यह है तानाशाही। किम जोंग उन अपने कारनामों की वजह से जाने जाते हैं, अपनी हरकतों की वजह से जाने जाते हैं। किम जोंग उन ने जो फैसला दिया है वो डराने वाले हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। फिल्म देखी कुछ लोगों ने तो फिल्म देखने पर मौत की सजा सुना दी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। कुछ छात्रों को यह सजा सुनाई गई है, जरा रिपोर्ट देखिए पहले। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की हिटलर शाही रुकने का नाम नहीं ले रही। किम ने विदेशी फिल्म देखने पर 2 छात्रों को मौत की सजा सुना दी। लोग विदेशी फिल्में न देखें, इसलिए शहर के बीचों बीच हजारों लोगों की मौजूदगी में छात्रों को मौत की नींद सुला दिया गया। किम की सनक ने नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी नरक बना दी है। तानाशाह किम ने एक नया आदेश दे दिया है। किम ने उत्तर कोरिया में जन्म ले रहे बच्चों के नामों पर फैसला देते हुए कहा है कि कोमल नाम रखोगे तो फिर सजा मिलेगी। बच्चों के माता पिता को तानाशाह ने बता दिया है कि नाम में क्रूरता होनी चाहिए और अगर इस क्रूरता का तालमेल किम के साथ नहीं बैठा तो फिर मिलेगी सबसे कठोर सजा। उत्तर कोरिया का तानाशाह दुनिया के साथ खुद अपने देश के लोगों के लिए खतरा बन गया है और उसके सन की फरमान अब लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब सोचिए जरा, इसी दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां फिल्म देखने पर सजाए मौत दे दी गई। क्यों हुआ, किसे दी गई मौत की सजा, देखिए जरा। ये किम को आप देख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में 2 छात्रों को जो पढ़ते थे उन्हें सजाए मौत दी गई। साउथ कोरियन ड्रामा देखने पर सजा दी गई। यानी नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन ने सिर्फ इसलिए सजा दे दी क्योंकि वो साउथ कोरियन फिल्म देख रहे थे। दोनों छात्रों की उम्र 15 से 16 साल थी। छात्रों को भीड़ के सामने गोली मार दी गई। दोनों छात्रों ने चोरी से स्कूल में फिल्म देखी थी और साउथ कोरिया अमेरिका की फिल्म देखी थी। इन छात्रों ने फिल्म को दोस्तों के साथ शेयर किया था और ब्रिटिश मीडिया का यह सनसनीखेज दावा है कि लोगों को सजा देखने के लिए मजबूर किया गया।
कि वहां के लोग देखें कि यह सजाए मौत दी जा रही है फिल्म देखने पर, जिससे आप भी ना देखें, यानी वहां के दूसरे लोग भी ना देखें। हैसन शहर में दोनों छात्रों को यह सजा दी गई है। लोगों को एक मैदान में जमा होने के लिए कहा गया। जब भीड़ इकट्ठा हो गई, अधिकारियों ने भीड़ के सामने सजा सुनाई और फिर दोनों छात्रों को गोली मार दी गई। नॉर्थ कोरिया में दुश्मन देश की फिल्म देखना जुर्म है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कट्टर दुश्मनी है। 2020 में किम ने यह खास कानून पास किया था। दुश्मन देश की फिल्म, संगीत पूरी तरह से बैन है। फिल्म देखना, शेयर करने पर मौत की सजा है। ऐसे देश में कैसे लोग सांस भी ले पाते हैं, बड़ी बात है। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, किम जोंग ने एक फरमान जारी किया था। किम का हेयर स्टाइल आप देख रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया में देखिए, सबसे कहा गया था सब एक ही जैसी हेयर स्टाइल रखेंगे। उसके बाद सब ने एक जैसे बाल कटवा लिए। सबके हेयर स्टाइल आप देख रहे हैं, सब किम जोंग के भाई लग रहे हैं। यह किम जोंग का फरमान था। एक और फरमान बताने जा रहा हूं। सन की रोज सुबह उठता है, एक नया ख्वाब सपना आता है और उसको अपने देश पर थोप देता है। देखिए एक और नया फरमान देखिए जरा। फरमान यह है, किम जोंग को नाम में क्रांति चाहिए। किम जोंग का कहना है कि बच्चों के जो नाम है, इस पर बड़ा फरमान सुनाया। यानी अब नाम भी वो रखिए जो किम जोंग चाहता है। नए बच्चों के नाम कोमल ना हो। कोमल मतलब ऐसे ना हो जो बड़े आसान से हो, विनम्र से हो, ऐसे नाम नहीं आने चाहिए। ये भावना है। आदेश ये दिया है कि नाम क्रांतिकारी रखे जाएं। चोंग इल, पोक इल नाम रखने को कहा गया है। चोंग इल का मतलब है बंदूक, यानी नाम रखना है बेटे का तो बंदूक रख दो। पोक इल बम को कहा जाता है। बेटे का नाम रखना है तो बम रख दो। चुंग सिम वफादारी नाम का आदेश दिया गया है। बच्चों के साथ नियम बड़ों पर भी लागू होंगे। साल के अंत तक नाम को बदलना होगा। नाम नहीं बदला तो जुर्माना लगाया जाएगा। किम ऐसे मामलों में सजा भी दे सकता है। अधिकारी नाम बदलने को मजबूर कर रहे हैं। वहां के पिछले महीने से नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिनके विनम्र नाम है। बम, गोली, बंदूक नाम रख लीजिए। उत्तर कोरिया के लोग आदेश से खुश नहीं है। यह है किम की तानाशाही। आइए, इतनी नहीं है, एक और तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। किम के जो पिता हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। पिता की जब मौत हो गई, उसके बाद से किम ने क्या नया फरमान सुनाया, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पिता की मौत के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर साल उनकी बरसी जो होती है, ये है किम जोंग के पिता। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जबरन ही बुलाना पड़ता होगा। ऐसे मुल्क में तो लोग आते हैं, भारी संख्या में लोग जुटते हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। लेकिन ठंडे पानी में, ये देखिए, ठंडे पानी में कैसे उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, क्या कहा गया है, देखिए जरा। पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए भी फरमान है। क्या फरमान है? पिता की जयंती पर किम ने यह फरमान सुनाया है कि पिता किम जोंग इल, 2011 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 10 साल हो चुके हैं। और हजारों लोगों को -15 डिग्री, -15 में खड़ा कर दिया, बर्फ में। कड़कड़ाती ठंड में लोगों ने किम का भाषण सुना। किम 30 मिनट तक पिता का गुणगान करता रहा। इस भाषण में कान खुला रखने, दस्ताने नहीं पहनने का आदेश था। यानी -15 में ना आप टोपा लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं और ना ग्लव्स पहन सकते हैं। यह किम का फरमान था। ठंडे पानी में कलाकारों से परफॉर्म करवाया गया -15 में। किम के बैठने की जगह पर हीटर लगा था, जहां खुद बैठा था वहां हीटर। और पिता की जयंती पर कई दिनों की छुट्टी रहती है। छोटी सी गलती की कड़ी सजा मिलती है। यह है किम का देश और किम का फरमान। किम की अय्याशी के भी बहुत किस्से हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा किस तरह से किम की अय्याशी चलती है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये किम जोंग उन जो है, खुद में एक रहस्य की तरह है और किम पर अक्सर चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। हाल ही में जो खुलासा हुआ वो एकदम चौंकाने वाला। अभी तक आपने तानाशाह किम का सख्त और क्रूर रवैया ही देखा और सुना होगा, लेकिन किम जोंग इन सब से अलग डांस देखने का भी शौक रखता है। क्रूर तानाशाह डांस भी सिर्फ नाबालिग लड़कियों का ही देखता है। इस तानाशाह ने अपना मन बहलाने के लिए नाबालिग लड़कियों का एक प्लेजर ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप की लड़कियां किम जोंग उन के सामने डांस करके उसका दिल बहलाती हैं। तानाशाह का प्लेजर ग्रुप क्या है, यह आपको बताता हूं। इस ग्रुप में सिर्फ खूबसूरत लड़कियां हैं। किम का अय्याशी के लिए इनको ट्रेंड किया गया है। इस ग्रुप में 2000 लड़कियां शामिल हैं।
ज्यादातर लड़कियां 15 से 20 साल की हैं, कुछ लड़कियां 30 साल की भी हैं। प्लेजर ग्रुप को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला ग्रुप सेक्सुअल सर्विसेज देता है, दूसरा ग्रुप किम जोंग की मसाज करता है, तीसरा सेमी न्यूड सिंगिंग और डांसिंग करता है। लड़कियों का कम उम्र और लुक पर निर्भर कहते हैं किम के दादा ने यह प्लेजर ग्रुप बनाया था। तो किम की अय्याशी की दुनिया है, इस तरह के तानाशाह दुनिया में मौजूद हैं। अब आपको लिए चलते हैं एक और तानाशाह की तरफ बढ़ने वाले पुतिन। मैदान जंग में पुतिन खड़े हुए हैं इस वक्त। आज पहली बार पुतिन का एक वीडियो सामने आया है कि पुतिन खुद यूक्रेन के सबसे नजदीक पहुंच गए। देख रहे हैं पुतिन ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं पुतिन, और उस ब्रिज पर पहुंचे, क्रीमिया ब्रिज जो कभी यूक्रेन का हुआ करता था, पुतिन ने कब्जा किया है, वहां खुद गाड़ी चलाकर पुतिन पहुंच गए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद ब्रिज पर जाकर गाड़ी रोकी, पुतिन उतरे, अपने फोर्सेस कमांडोज के साथ उस ब्रिज पर चलते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये वो ब्रिज की तस्वीर है जिस ब्रिज पर धमाका हुआ था, जिसे उड़ा दिया था यूक्रेन ने। इस ब्रिज को बनाने के बाद इस ब्रिज पर पुतिन पहुंचे हैं। तो मैदान जंग में पुतिन जाने के पीछे खास मकसद है, क्योंकि जिस तरह से जंग खिंचती चली जा रही है, पुतिन एक मैसेज देना चाहते हैं अपनी सेना को, अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को। ये आप देख रहे हैं वो ब्रिज की तस्वीरें। पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज पर मर्सिडीज चलाई, यूक्रेन की सेना ने इस पुल को उड़ा दिया था। 8 अक्टूबर को बारूद से भरे ट्रक से उड़ाया था। पुतिन ने पुल पर चहलकदमी की, बाकायदा मरम्मत करने वाले लोगों से बात की। पुतिन ने कहा कि ब्रिज को नुकसान हुआ था, अब इसे दुरुस्त किया जा रहा है। कार चलाकर पुतिन ने यूक्रेन को भी यह खास संदेश दिया है कि मजबूत इच्छा शक्ति, ताकत का एहसास कराया है। खुद को लेकर उड़ रही अफवाहों का भी जवाब दिया है। बीमार होने और सीढ़ियों से गिरने की भी खबर पुतिन की आई थी। पुतिन की ड्राइविंग बता रही है कि वो फिट है, वो सीढ़ी से नहीं गिरे। पिछले दिनों खबर आई थी कि पुतिन को चोट आई, वो सीढ़ियों से गिर गए। 2 महीने से कम समय में इस पुल की शुरुआत हुई, इस पुल को उड़ा दिया था यूक्रेन ने धमाके में। ब्रिज से पुतिन का एक बहुत खास कनेक्शन है, सीधा ताल्लुक है। 2018 में पुतिन ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया था। इस पुल की जो लंबाई है वो 19 किलोमीटर की है और यूरोप का यह सबसे लंबा पुल है। क्रीमिया को रूस के दक्षिण हिस्से से जोड़ता है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुल का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। क्रीमिया जो था ये यूक्रेन का हिस्सा था। पुतिन ने इस पर कब्जा किया, ये ब्रिज बना 19 किलोमीटर। इस पर यूक्रेन ने बम मारकर तोड़ दिया था, गिरा दिया था। पुतिन ने इसे फिर खड़ा किया और पुतिन खुद कार चलाकर इस ब्रिज पर पहुंचे हैं, जो बता रहा है कि पुतिन मैदान जंग में हार मानने को तैयार नहीं है। ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आपने शुगर चेक की क्या? पीटो डायबिटीज केयर प्रोग्राम में पाए एक्सपर्ट्स की सलाह और मुफ्त ग्लूकोमीटर। आज ही मिस कॉल दीजिए 7079